नमस्कार, मैं आप लोगों की मेंटर रजनी। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आपको कोशिश करती हूँ मैं हमेशा अ, ऑथेंटिक और जानकारी देने के लिए, ताकि आपकी जो भी मेरी वीडियो है, वो आप लोग जब देखते हैं तो उससे आपकी कोई ना कोई छोटी-मोटी कोई भी समस्या जो है वो हल हो। और इसके साथ-साथ अगर आपको इस चैनल पर आए हुए सभी वीडियोज़ या कोई भी वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसमें कोई कमी-पेशी लगती है, आप उसको और एनहांस करना चाहते हो, इम्प्रूव चाहते हो, या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो आप सुनना चाहते हो मेरे से, जिसके बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसको कर दीजिए। थैंक यू। अब बात करेंगे आज के सब्जेक्ट के बारे में जो मैंने लिया है, मैरिड लाइफ का। तो टॉपिक मैंने दिया है कि सक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी। अब ये टॉपिक जो है हो सकता है अनमैरिड्स के लिए जो है ज़्यादा रिलेट करे, या फिर जो मैरिड लोग हैं वो भी इसको रिलेट कर सकते हैं। डिले इन मैरिज, या फिर मैं कहूँ कि मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाती या अनसक्सेसफुल रह जाती है, उसके पीछे कारण क्या है? छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हालाँकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है इसके। लेकिन फिर भी आपको मोटा-मोटा मैं बताऊँ कि जब हम मैरिड लाइफ़ की बात करते हैं ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जिसको हम देखते हैं सातवाँ घर। सातवाँ घर असल में है क्या? वो आपको कंप्लीट करता है। हर भाव से सातवाँ घर असल में उस भाव को कंप्लीट करता है। तो पहला घर जो है वो आपके लगन को अगर दर्शाता है, आपकी इच्छा को दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, तो इस पर्सनैलिटी को कंप्लीट करने वाला, इस पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगाने वाला सातवाँ घर है। अब ये सातवाँ घर आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगाएगा या 4 चाँद उखाड़ देगा, ये डिपेंड करेगा आपके सातवें घर। जिन लोगों को भी मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए पहली एडवाइस जो मैं देती हूँ सबको और अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने लगन को प्लीज़ समझिए। सबसे पहले आप चाहते क्या हो? अगर आपने अपना लगन समझ लिया, वो कौन-सा XYZ एलिमेंट है, वो कौन-सी राशि है, वो कौन-से तत्व है, वो कौन-से स्वभाव की है, अगर आपने अगर लगन को समझ लिया तो 50% आपने अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट कर ली है, ये गारंटी है। इसके साथ 50% जो है वो आपका सातवां घर काम करेगा। अब आपको अपने लगन के बाद अपने सातवें घर का एलिमेंट, उसका तत्व, उसका स्वभाव समझना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि मैंने जो भी करना है वो अपनी चॉइस से करना है, अपनी पसंद से करना है, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। असल में आपकी जो डिमांड है वो लगन शो नहीं कर रहा है। आपकी डिमांड जो पार्टनर को लेकर है, फ्रेंड को लेकर है, या मैरिड लाइफ को लेकर है, वो आपका सातवां घर शो करता है। आपका सातवां घर असल में बताता है कि आपको पार्टनर चाहिए कैसा। आप सिर्फ जो बात कर रहे हो, वो अपने लगन के अकॉर्डिंग कर रहे हो, लेकिन आप अपने सातवें घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं या जिनकी भी मैरिज हो चुकी है और वो कहीं न कहीं पीड़ा में हैं, कहीं न कहीं परेशानी झेल रहे हैं रिश्तों में, तो हमेशा अपने सातवें घर की राशि को, वहाँ बैठे हुए प्लैनेट्स को अच्छे से डायग्नोज़ करिए। वो कौन से प्लैनेट हैं? देवता हैं, राक्षस हैं या न्यूट्रल है? वो कौन से यहाँ पे प्लैनेट है? यहाँ पे बैठी हुई राशि जो है, वो कौन से तत्व की है? वो कौन-सा स्वभाव लेकर बैठी है? ये सारी चीज़ों को आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो जिनकी मैरिज हो चुकी है वो चेक कर लें। उनके पार्टनर का 100% नेचर, 100% उसका जो एलिमेंट है वैसा ही होगा। अगर आपके 7वें घर में द्विस्वभाव की राशियाँ हैं, कौन-सी होती है वो? 3, 6, 9, 12, ठीक है? अगर ये राशियाँ हैं तो आप चेक कर लो, आपका पार्टनर ड्यूल नेचर का होगा। यहाँ पे बुध बैठा है, गुरु बैठा है, या फिर यहाँ पे ये 2 प्लैनेट के साथ-साथ जो भी ड्यूअल नेचर के प्लैनेट होते हैं, अगर वो बैठ गए हैं, तो आपके पार्टनर में वो गुण आने ही आने हैं। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अपनी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले अपने 7वें घर को क्लीन करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि इसको क्लीन कैसे करेंगे हम लोग? क्लीन करने का सिंपल सा मेथड, आपको उस राशि को अच्छे से निगल जाना है, समझ लेना है कि वो चाहती क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, कि लियो साइन वाले लियो साइन वाले लोग हैं।
उनको लाइफ पार्टनर जो है, उसके लाइफ पार्टनर के घर में कौन-सी राशि आ गई? 11 नंबर की राशि आ गई, एक्वेरियस, कुंभ, हाथ में घड़ा लिया हुआ एक इंसान, जिसके घड़े से कितना पानी जा रहा है कुछ पता नहीं है, जिसके द्वारा कितने लोगों का भला हो रहा है कुछ पता नहीं है। और ऐसे इंसान जो भी लियो वाले हैं, इनकी जब मैरिज होगी, उसके बाद इनको पता चलेगा कि इनकी मैरिज के बाद इनकी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस हुई है। अगर ये पर्सन अगर इसका पार्टनर 11 नंबर साइन के गुणों को अपनाएगा नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को हमेशा ध्यान किस चीज़ का रखना है, अपने बड़े बहन-भाइयों का। इनकी लाइफ में अगर कोई इश्यू आएगा तो सिबलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ सबसे पहले आएगा। ऐसे लाइफ पार्टनर अपने पार्टनर के जो कहीं न कहीं सिबलिंग्स के साथ बहुत सारी बड़े बहन-भाइयों के साथ बहुत सारी इश्यूज़ जो है क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि 11 नंबर साइन जो है वो आपके बड़े बहन-भाइयों को दर्शाता है। आपकी मैरिज जिस दिन से होगी, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है कि वो आपको अपने बड़े बहन-भाइयों से थोड़ा अलग करने की कोशिश करे, अगर वो मेलेफिक के साथ वो साइन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 11 नंबर का साइन और भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, गेन्स को दिखाता है, आपकी ज़िंदगी के प्रारब्ध को दिखाता है कि आपने अगर पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया है, तो आपको कंप्लीट कौन करेगा? आपके पार्टनर आने के बाद आपकी विशेज़ जो हैं, वो फुलफिल होनी शुरू हो जाएँगी। अगर विशेज़ फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो फिर आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी। 11 नंबर का साइन यहाँ पे बैठकर आपको ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके गेन्स को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपका साथ देना चाहिए। और लियो वालों का जो पार्टनर होता है, वो हमेशा इनको एडवाइस करता है कि आपको ये करना चाहिए, इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें आपका नुकसान है। वो हमेशा उसको समझाने की कोशिश करेगा, बट लियो एज़ ए ईगो, एज़ ए लीडर, एज़ ए राजा, वो इंसान जो है इनकी बातों को इग्नोर कर दूसरी प्रॉब्लम कि लियो जो है वो सन का साइन है और हमारा जो एक्वेरियस साइन है वो सैटर्न और राहु का है। दोनों की एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं बहुत डिज़ास्टर वाली है। इन दोनों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल एंटी एनर्जी के जो पार्टनर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि लियो बहुत एनर्जेटिक, सभी लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाला, सबको जान देने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला। और 11 नंबर का साइन वो कहता है कि हार्ड वर्क करो, थोड़ा खर्चो, कंट्रोल होके चलो, सेविंग्स लेकर चलो, ठीक है? और थोड़ा-सा अपना सर्कल बढ़ाओ, लेकिन लियो वालों को सर्कल नहीं बढ़ाना। वो पर्सन क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ये पार्टनर मेरी सुने, क्योंकि आप अपने लगन को देखे जा रहे हो। आप अपनी सारी क्वालिटीज़ को लगन के अकॉर्डिंग लेकर जा रहे हो। वो ठीक है एक पर्सन। लेकिन अगर मैरिड लाइफ की बात आएगी तो आपको अपने पार्टनर को कहीं न कहीं अपने गेन्स और प्रॉफिट में जोड़ लेना चाहिए। अगर वो आपको एडवाइस कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो आपको सुन लेना चाहिए। अगर आप नहीं सुनेंगे, ज़्यादातर लियो वालों को मैंने देखा है, उनका पार्टनर उनको बहुत समय पहले से उनको एडवाइस कर रहे होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट मत करिए, यहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ये पर्सन नहीं सुनते। तो करना क्या है? अब इसकी समस्या का हल क्या है? सिंपल सी बात है कि आपको सामने बैठे साइन को समझना है, उसको अडॉप्ट कर लेना है। आपका पार्टनर वैसा ही आने वाला है, आपको उसको रिगार्ड देना ही पड़ेगा। आपको अगर कंप्लीटनेस किस चीज़ की? रिलेशन में चाहिए, सुख चाहिए, पैसा चाहिए, अपनी शांति चाहिए घर में, तो कहीं न कहीं आपको सामने बैठे साइन जो कि आपके पार्टनर में वो गुण आने वाले हैं, ठीक है? और यहाँ पे और चीज़ एक बहुत यूनिक बता दूँ कि जब भी लियो वाले जो लोग हैं, उनका पार्टनर जो है वो 11 नंबर साइन का आएगा, तो ये एक बड़े बहन-भाइयों की तरह इनकी हेल्प करते हैं हमेशा। इनको हमेशा बचाते हैं छोटी-छोटी नुकसानों से, बड़े नुकसानों से, लेकिन ये लियो क्योंकि ईगो का साइन है, क्योंकि अपने आप को सब कुछ समझने का साइन है कि मैं ही हूँ जंगल में और कोई नहीं है। इस वज़ह से ये अपने पार्टनर को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैरिड लाइफ सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल सिर्फ लियो का दिया है, आप इसी तरीके से सारे चीज़ों को देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं कम एक्सप्लेन करूँ आपको कंप्लीट सारे लगन वाइज़, तो आप कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा कमेंट आएँगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी लगन वाइज़।
एक एग्जांपल आपको दे दिया। इसके बाद आपकी मैरिड लाइफ में दूसरा रोल प्ले करता है आपके 7th से 10th हाउस, यानी आपका चौथा घर। आप अपनी मैरिड लाइफ में आपका स्पाउस, यहाँ पे ना कई बार फीमेल्स या मेल्स पूछते हैं कि मेरी मैरिज हुई बट मेरी वाइफ मेरे को कुछ नहीं समझती। अब या फिर मुझे घर में जो है वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जब से मेरी मैरिज हुई मुझे बहुत डिस्करेज मिला, मुझे बहुत हीन भावना झेलनी पड़ी, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उसके पीछे मैं कारण बताती हूँ आपको। हर हाउस से 10वां घर आपकी पहुँच को बताता है। पहुँच, आपकी उस पहुँच को बताता है, आपके उस स्टेटस को बताता है, आपकी उस भूमिका को बताता है जो आपको मिलने वाली है उस हाउस से 10। तो 7वें घर से जो 10वां घर है वो चौथा घर। आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई, आपका पार्टनर आपके साथ सूटेबल नहीं हुआ, तो आप कहीं न कहीं अपने घर की शांति जो है वो गँवा बैठे। घर की शांति घूमेगी, तो नेचुरल है कि आपके मन की शांति भी जाएगी। आपके चौथे घर में जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, वो भी आपकी मैरिड लाइफ को रूल करते हैं, जो शायद आज तक आपने नोटिस नहीं किया होगा। आपका चौथा घर जितना ज़्यादा मैलेफिक होगा, मैरिड लाइफ उतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी। आपका चौथा घर जितना पीसफुल होगा, जितना उसके नक्षत्र लॉर्ड, उसके सब लॉर्ड या वहाँ बैठे प्लैनेट पीसफुल होंगे, राजसी प्रवृत्ति के होंगे, शुक्र जैसे, चंद्रमा जैसे, बृहस्पति जैसे, बुध जैसे, ऐसे ऐसे टाइम पे आपकी घर की सुख शांति बहुत ज़्यादा हो। आप सभी लोग देख लीजिए जिनके भी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, उनको कहीं न कहीं चौथा घर अफ़्लिक्शन में मिलेगा। वहाँ या तो शनि, राहु, केतु जैसी राशियाँ होंगी या फिर वहाँ पे ऐसे प्लैनेट्स का बोलबाला होगा। जैसे शनि बैठा हुआ चौथे घर में, तो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ घर का नौकर। ऐसी जो पत्नी होगी, इनका जो पति या पत्नी होगा, वो लोग अपने घर के नौकर होते हैं। नौकर इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले, सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले। ये लोग घर में इतना हार्ड वर्क करते हैं, घर में ये 4, 6, 10 लोगों का काम अकेले करते हैं। घर में ये मज़दूर की भूमिका निभाते हैं। अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ? आपको नौकर की भूमिका क्यों मिली है? क्योंकि वो 7वें से 10वां है। आप अपने पार्टनर की भूमिका तय कर सकते हो कि जब वो आपकी लाइफ में आएगा, तो वो आपकी या अपनी ज़िंदगी में वो कौन-सी स्टेटस हासिल करने वाला है। आपकी मैरिज के बाद आपके 4th हाउस में अगर अफ़्लिक्शन है, तो मैरिज होते ही घर में झाड़ू और जूते चलने शुरू हो जाते हैं। कुछ वर्डिंग्स मेरी खराब लगती है कई लोगों को, लेकिन सच्चाई है कि 4th हाउस अफ़्लिक्शन में हुआ, तो मैरिड लाइफ से क्यों क्यों कंसर्न? आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, वो देखकर मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं। राहु जैसा प्लैनेट्स है आपके 4th में आ गया, तो आपका पार्टनर कहीं न कहीं फ़ॉरेन से जुड़ा मिलेगा आपको, हो नहीं सकता। पुलिस डिपार्टमेंट से मिल सकता है, खाकी वर्दी से मिल सकता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मिल सकता है, राइट? तो आप ध्यान से देखो, आपको मिला कि नहीं? बृहस्पति है, तो आपकी मैरिज जब हुई तो आपको ग्रोथ मिली घर में, पूजा-पाठ बढ़ गया, धार्मिक प्रवृत्ति का पार्टनर आ गया, उसने सबको धार्मिक कर दिया, धर्म की तरफ ले गई। चंद्रमा आ गया, तो वो माँ जैसा रोल प्ले करने लगी आपके घर में, सबको माँ की तरह वो ध्यान रखने लगी, तो आपकी पार्टनर एक माँ का रोल प्ले करेगी। आपके सीधा-सीधा 10वें, 7वें घर का कनेक्शन चौथे घर से जुड़ा हो। आपकी पत्नी या आपके पति आपकी मैरिज के बाद आपके घर में कैसी भूमिका निभाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। अगर कोई मेल चाहे बंदा है, मेल है, वो अपने 7वें घर में अपनी फीमेल पार्टनर को देखना चाहता है कि उसकी पोज़ीशन क्या होगी मेरे घर में आने के बाद। आप सारी उम्र हम लोग क्या करते हैं? एक-दूसरे पर ब्लेम ही तो लगाते हैं कि आपसे मैरिज करने के बाद मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, आपने मुझे सुख नहीं दिया, सुविधा नहीं दी। नहीं। प्लीज़ एक-दूसरे को ब्लेम करना छोड़िए। आप देखिए अपनी मैरिड लाइफ़ का कारण आपके चार्ट में है। आपके पार्टनर का स्टेटस आपके चार्ट से शो हो रहा है। फीमेल को अपना चार्ट देखना चाहिए और मेल्स को अपना चार्ट देखना चाहिए। इवन लाल किताब में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बताई गई कि अगर मेल को अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो चंद्रमा के यानी कि मून चार्ट से
चंद्र कुंडली से देखिए। ऐसा क्यों बोला गया? बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आपकी पत्नी का मन कहाँ पे है, वो आपका जो कुंडली होती है वो बताती है। चंद्र कुंडली आपके मन की, आपकी माँ की, आपके पिता के मन की, सभी के मन की स्थिति बताती है। आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर क्या मन लेकर आ रहा है, आपके मून चार्ट जो है, उसका 7वाँ अगर वहाँ से 10वाँ गिन लीजिए, वहाँ भी पता चल जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर का कोर जो है, उसकी आत्मा जो है, वो कहाँ बसती है। आप 7th से कहीं न कहीं अगर उसका नेम ऑफ फेम देखना है, तो आप उसके सूर्य को देखो। आपको मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया है आज, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको अपने पार्टनर को कभी कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर उसका स्टेटस ऊँचा करना है, अपने 4th हाउस को ठीक करिए। आपको अगर उससे प्यार चाहिए, आपको उसका साथ चाहिए, आप चाहते हो कि वो भी तराजू का एक पलड़ा बने मेरे साथ, वो भी गाड़ी का एक पहिया बने बराबर का मेरे साथ, तो आपको 7वाँ और 10वाँ घर जो है, वो कहीं न कहीं क्लीन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। रेमेडीज़ हज़ारों हैं, लाखों रेमेडीज़ यूट्यूब पर पड़ी हैं, पर मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कितने रेमेडीज़ से फ़र्क पड़ा। प्रैक्टिकल रेमेडीज़ पर जाइए, आप अपना जीवन बदलिए बस और कुछ नहीं। बदलना मुश्किल है, मुझे पता है, बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कहना बहुत आसान है, मेरे लिए भी कहना आसान है। आपको जब उसको चेंज करना पड़ता है ना, अपनी आदतों को, अपनी चीज़ों को, तो बहुत टाइम लगता है। बट इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। यहाँ पे लॉजिक समझाने का मेरा सिंपल मतलब था। आप अपना अपना मैरिज के बाद अपने पार्टनर का स्टेटस देखिए। अगर 4th हाउस आपका बहुत अच्छा है, तो आपकी मैरिज के बाद कोई चिंता वाली बात नहीं। और अगर आपका 4th हाउस अफ्लिक्शन में है, तो चिंता की बात है। आपको 4th हाउस को 7th हाउस को कहीं न कहीं नलिफाई करना पड़ेगा। उनके गुणों को अपनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मेरा पार्टनर चाहता क्या है? कैसे स्वभाव वाला आ रहा है? वो अगर मुझे बार-बार किसी चीज़ को बोल रहा है, तो वो क्यों बोल रहा है? क्यों बोलता है पार्टनर आपको बार-बार? आपका लाइफ पार्टनर आपको हर चीज़ पे क्यों टोकता है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि वो आपकी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहता है। आप में जो कमी है, उसको पूरा करना चाहता है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कइयों का कैंसर साइन, जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल और मेरा मन किया देने का तो आपको बता देती हूँ। 10 नंबर का लगन है, तो 4 नंबर का आपके 7th हाउस में आता है या मून, इवन मून बैठा है आपके 7th। आप देखो आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में माँ की भूमिका निभाने। कैंसर क्या है? इमोशनल है, हर चीज़ को हील करने वाला है, स्नेह देने वाला है। धीरे-धीरे आपकी पत्नी आपको अपनी माँ का रोल प्ले करती नज़र आए। आपकी पत्नी में और आपकी माँ में आपको कुछ टाइम के बाद डिफरेंस ही दिखना दिखना बंद हो जाएगा और घर में लड़ाई किसकी होगी? घर में झगड़ा किसलिए होगा? माँ को लगेगा कि ये मेरी जगह ले रही है। लेकिन आपकी तो स्पाउस है, आपके 7th हाउस में मून बैठा है, आपको तो पार्टनर मिलना ही है, ऐसा तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ कि वो इमोशनल है, उसको सिर्फ स्नेह चाहिए। वो स्नेह देती है और तो स्नेह उसको चाहिए भी, ठीक है? उसको सिर्फ प्यार चाहिए, उसको सिर्फ घर की सुख-सुविधाएँ चाहिए, उसको क्वीन लाइफ ज़िंदगी चाहिए। तो दीजिए, जितना भी हो सकता है उसको सुख-आराम जितना देंगे, वो अच्छी रहेगी, आपके साथ मिलकर चलेगी। तो ये छोटा-सा टॉपिक था शायद बहुत लोगों को लगे कि हमें पता है, लेकिन बहुत लोग हैं मेरे स्टूडेंट जिनको इन लॉजिक्स का नहीं पता। आप लोग समझिए इस चीज़ को, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैरिड लाइफ़ को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे मैंने लगन का बताया, तो लगन में बैठे हुए प्लैनेट भी जब 7वें घर में एस्पेक्ट करते हैं, मंगल जैसा प्लैनेट 7वें घर को भी घेर लेता है, चौथे घर को भी घेर लेता है, चौथी दृष्टि से, राइट? अब ऐसे में इसीलिए मंगल को बोला जाता है कि इसकी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ऐसा लगन वाला बंदा चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए 7th हाउस में, ऐसा प्लैनेट चाहिए, जो इस मंगल की एनर्जी को काट, जो इसको बर्दाश्त कर पाए। तो मंगल जो है वो हाई फुल वोल्टेज ड्रामा है। फुल वोल्टेज ड्रामा मंगल, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल चंद्रमा कर सकता है, इसको बृहस्पति कंट्रोल करता है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर अगर समझदार हुए, स्नेह भरे हुए, इमोशनल हुए, सहज हुए, इवन शनि के नेचर वालों को भी मैंने देखा है वो सहज होते हैं।
तो वो भी इस एनर्जी को कहीं न कहीं बर्दाश्त करते हैं। तो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन तो आप देखेंगे ही देखेंगे। साथ-साथ आप अगर अपने घर की शांति चाहते हैं, तो 7वें घर को ठीक करिए। मैरिड लाइफ ठीक करना चाहते हो, तो चौथे घर को ठीक करिए। इन दोनों का बहुत डीप कनेक्शन है, तो समझिए, इसको अप्लाई करिए और बाकी लोगों को भी सलाह दीजिए कि प्लीज़ अपने 7th और 4th का कनेक्शन समझिए और इसी तरीके से हम लोग और किसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। थैंक यू।